जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। साथियों, बीते दिनों से जो 6 बजे से करंट अफेयर का डेली करंट अफेयर का जो सेशन स्टार्ट किया गया है, उसी क्रम में ये तीसरा वीडियो आपको प्रोवाइड हो रहा है सुबह 6 बजे। तो आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछले 2 दिन के जो वीडियोज़ हैं, आपने अगर नहीं देखे हैं तो देखिएगा। जिन विद्यार्थियों ने देखा है उनका बड़ा अच्छा प्रतिक्रिया उस पर रही है कि बड़ा अच्छा सेशन है। और साथियों, मैंने कहा है अभी एक क्रम में आप मेरे साथ एक कदम से कदम मिलाने का काम करिए। और हाँ, ये सेशन उन विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो नए हैं प्रतियोगी परीक्षा में, यानी जो जिन्होंने इससे पहले कभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं की या नए नए हैं, फ्रेशर हैं अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। साथियों, बहुत ही बढ़िया से बेसिक से हम लोग कवर कराने का काम करेंगे करंट अफेयर्स को। एकदम सब कुछ आपको तैयार हो जाने वाला है, एकदम शून्य से लेकर शिखर तक का यात्रा होने वाली है। तो आप सभी साथी लगातार बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं साथियों आज के करंट अफेयर्स को। साथियों, स्टार्ट करें आज के करंट को, तो इससे पहले कुछ बातें जो पिछले वाले सेशन में आप लोग पढ़ चुके हैं वो भी आपको ध्यान करना चाहिए। क्यों? मैंने कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो यहाँ से बात स्टार्ट होती है। साथियों, याद करिए पिछले दिन हम लोगों ने क्या किया, हमने दिवस से स्टार्ट किया और मई से स्टार्ट किया। तो मई माह के अगर आपसे दिवस पूछे जाएँ तो एक क्रम से तैयार, अगर आप एक बार में दिवस तैयार करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन एक एक दिन के आधार पर तैयार करेंगे तो आपको सारा याद होता जाएगा, सारी चीज़ें बेसिक बातें भी और आप कहेंगे हायर बातें भी। यहाँ बात करते हैं, अगर 1 मई को तो याद होगा साथियों कौन सा दिवस मनाया गया, तो आपने कहा सर ये एक दिवस को श्रमिक दिवस मनाया गया। ठीक बात है ना। बात करें इसी के साथ में, हमने कहा 1 मई को तो कुछ राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस मनाया गया। आपको याद है कौन सा वो राज्य है? महाराष्ट्र का, और दूसरा कौन सा है? गुजरात। ये दोनों अपने स्थापना दिवस मनाते हैं 1 मई को। आपको याद है 1960। अच्छा, यहाँ मैंने कहा साथियों 2 मई की जब बात की तो मैंने कहा एक मछली है जिसका नाम है टूना। ठीक बात है ना, यानी पोषण के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है। ओमेगा 3, विटामिन 12 ऐसे ऐसे करके पाए जाने वाली चीज़ें हैं। तो ये टूना दिवस मनाया जा रहा है 2 तारीख को। ये बेसिक बात आपने पढ़ा दिवस से। यहीं दिवस की अगर बात करें साथियों 1-2 के बाद, तो जब 3 मई पर आप आते हैं, 3 मई पर जब आप आते हैं तो ये 3 मई को एक दिवस मनाया जाता है साथियों, जिसका नाम है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ध्यान करे रहिएगा, ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ध्यान करे रहिएगा। बात करें साथियों आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इससे, जैसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कै तारीख को मनाया जाता है? 3 मई को। या आपसे कई ऑप्शन में कई डेट दे देगा, 2-3-4 ठो, और उसके बाद पूछेगा किस तिथि को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सारे विद्यार्थी ध्यान करते रहिएगा। साथियों, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, हर साल की इसकी अपनी अब थीम होती है। तो यहाँ पहले मैं बात कर दूँ थीम की। तो अब की बार थीम जो रखी गई 2024 की, तो ये रखी गई है प्रेस फॉर प्लैनेट। यानी तो अब की बार की जो थीम रखी गई वो है ए प्रेस या द प्रेस फॉर प्लैनेट। ये अब की बार की थीम रखी गई। अच्छा, अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन चाहे थीम से पूछ ले चाहे दिवस से पूछ ले, आप बता ले जाएंगे। ऐतिहासिक बात कुछ करें तो ये प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये पहली बार यानी स्टार्ट किया गया 1993 से, हर साल मनाया जाने वाला ही, यानी 1993 में इसकी घोषणा हो रही है। ठीक बात है ना। यहाँ बेसिक बातें अगर हम प्रेस के विषय में करें तो जैसे अगर हम कहा करें भारत की बात करें तो भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में आप आ जाएंगे किसमें? मौलिक अधिकारों में। यानी भारत के संविधान को करंट कमेंट में आपको लिखना है भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। तो यानी मौलिक अधिकार में जब पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 19(1) और 19(1) का, यानी अनुच्छेद 19(1) में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा बोलने की आज़ादी या अभिव्यक्ति की आज़ादी। उसमें उसके तहत ही प्रेस का मामला आ जाता है, यानी मीडिया को बोलने का जो अधिकार है वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत है। उससे ज़्यादा बोलने का अधिकार नहीं, यानी देश विरोधी गतिविधियाँ या आप कह रहे हैं ऐसी कोई गतिविधि ना करें जिससे आप आतंकवादी गतिविधियों में आ जाएँ या देश विरोधी गतिविधियों में आ जाएँ। तो इस वजह से साथियों क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1) में उल्लेख है प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की आज़ादी। ध्यान करे रहिएगा। यहाँ बात करें साथियों और कुछ बात की, जैसे इसी के साथ में अभी 3 मई जैसे बीतेगा, इसी के साथ में एक और सूचकांक आ जाएगा जिसका नाम है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ध्यान करे रहिएगा साथियों, ये क्वेश्चन इसी से जोड़ के है। जितना इंपॉर्टेंट दिवस है उससे कम इंपॉर्टेंट ये नहीं है। दोनों क्वेश्चन करंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं वार्षिकांक स्तर का तो देखिएगा एक टॉपिक आपको मिलेगा दिवस का,
एक टॉपिक मिलेगा दिवस व थीम का, और एक टॉपिक यानी थीम वाला जब देखेंगे तो ये थीम वाला मिल जाता है करंट में, लेकिन जब दिवस आप देखेंगे तो वो मिलेगा आपको स्टैटिक जीके में। यहाँ अगर आप कहेंगे साथियों ये वाली बात, तो ये बोलने की आज़ादी हो गया आपका स्टैटिक जीके में या आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन यहाँ प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जब आप पढ़ेंगे तो ये हो जाता है आपका करंट अफेयर्स में। यहाँ देखिए, हमने कहा जो सूचकांक हाल ही में जारी हुआ था तो 2023 के लिए जारी हुआ था। इसको जारी करने वाली संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। मैंने कहा ये जो हम लोग सेशन चला रहे हैं ये उनके लिए चला रहे हैं, खास करके जो अभी अभी फ्रेशर हैं, तैयारी करना चाहते हैं करंट अफेयर की और उनको तैयार नहीं होता है। कहने का अर्थ ये है कि करंट अफेयर में क्या पूछ लिया जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग भाई बेसिक से तैयार करना स्टार्ट करें। और मैं कह रहा हूँ आपसे, विश्वास मानिए, आप अगर अजय 4 मई को अगर आप चीज़ें कर पढ़ना स्टार्ट करें तो आप देखिएगा 1 महीना नहीं कंप्लीट होगा, यानी 10 दिन आप मेरे साथ बन के देखिएगा, आपको बढ़िया इजाफा होने वाला है आपकी जानकारियों में। आपकी परीक्षा के लिए मेन बात, केवल जानकारी नहीं, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें आपकी। साथियों इसके विषय में मैंने कहा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक संस्था है, ये पेरिस की संस्था है, ध्यान करे रहिएगा। पेरिस जो सीन नदी के तट पर आप स्थित है, फ्रांस का राजधानी है, फ्रांस का एक शहर भी है। तो यहाँ बात करें अगर इसके विषय में साथियों, तो ये हर साल जारी करता है और हाल ही में 2023 के लिए जारी किया, जिसमें पहले स्थान पे नॉर्वे का स्थान है। ध्यान करें, नॉर्वे एक देश है आपका, यूरोप महाद्वीप का ही देश आप कहेंगे। तो नॉर्वे के विषय में आप बात करेंगे तो ये पहले स्थान पे, 180 देशों के बीच में नॉर्वे पहले स्थान पे, जबकि भारत 161वां स्थान किसको मिला, भारत को। अब ध्यान करिए, ये क्वेश्चन आपसे किसी तरह पूछा जा सकता है कि बताइए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कहाँ की संस्था है, पेरिस की है। कब से, तो यानी अभी लास्ट टाइम का तो पहले स्थान पे कौन था, तो नॉर्वे था 23 में, और भारत को 161वीं पोजीशन। अभी एक आध 2 दिन में देखिएगा तो नई वाला भी आपका सूचकांक आ जाएगा, लेकिन नया वाला भी आएगा तो आपको चाहे उसके लास्ट ईयर का पूछ ले और उस ईयर का, यानी 2024 का आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है, 2024 में एग्जाम हो रहा है तो 2024 का पूछा जा सकता है और इसके पूछा जाएगा, और इसके पहले वाला भी पूछा जा सकता है 1 साल का। तो ये आप ध्यान करे रहिएगा। अब इतनी बातें तो आप प्रेस के विषय में देख रहे हैं ना, एक और बात मैं आपको बता दूं यहाँ प्रेस के विषय में, याद करे रहिएगा। कई बार ऐसे होता है, एक सेकेंड भाई, चलिए, तो कई बार ऐसे होता है कि यहाँ प्रेस अगर आप पढ़ रहे हैं, दिवस पढ़ लिया, सूचकांक पढ़ लिया, तो आपको जानना चाहिए कई बार इस क्षेत्र में पुरस्कार भी पूछ लिया जाता है। पुरस्कार आपको दे देगा, बताइए, नोबेल पुरस्कार, फिर दे देगा आपको नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, और अंत में दे देगा आपको पुलित्जर पुरस्कार। पूछ लेगा कौन सा इसमें से प्रदान किया जाता है प्रेस स्वतंत्रता के लिए, या आप कहेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो ध्यान करे रहिएगा, एक पुरस्कार है जिसका नाम है पुलित्जर पुरस्कार। ये पुलित्जर पुरस्कार जो है ये वर्ष 1917 से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जोसेफ पुलित्जर नाम के व्यक्ति हैं, और इनका ये भी पत्रकार हुआ करते थे। इनकी डेथ हो गई और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपनी वसीयत तैयार की। जैसे नोबेल पुरस्कार के विषय में अल्फ्रेड नोबेल का नाम आप जानते हैं। उसके बाद उन्होंने 1917 से इनके मृत्यु के बाद, यानी 1911 में इनकी मृत्यु हो रही है, उसके बाद में 17 से हर साल प्रदान किया जा रहा है। यानी आप कहेंगे 22 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें से 21 श्रेणियों यानी $15,000 की राशि वाला ये पुरस्कार है, ध्यान करे रहिएगा। और क्षेत्र इसका कौन सा है, तो पत्रकारिता। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, एक को क्वेश्चन आप छोड़िएगा मत। तो इतनी बातें साथियों अभी आज के इस छोटे से सेशन, मतलब आप कह रहे पहले करंट अफेयर में आप पढ़ पाए हैं प्रेस स्वतंत्रता के विषय में और उससे जुड़ी बातों के विषय में। मेरे साथ आप तैयार करे रहिएगा, रिवीजन भी कर लीजिएगा। पूछ लें अगर आपसे कि बताइए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो पत्रकारिता के, किसके नाम से, जोसेफ पुलित्जर, और कब से, तो 1917 से। ठीक बात ना। यहाँ बात करते हैं साथियों, प्रेस स्वतंत्रता दिवस में पिछली बार भारत की 23 में कौन सी रैंकिंग, 161वीं रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया गया था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कहाँ की संस्था है, पेरिस की। और यहाँ अगर बात करें प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्या तारीख को, तो 3 मई को। भारत के संविधान में बोलने की आज़ादी भारतीय मौलिक अधिकार के अंतर्गत कहाँ पे दिया गया है, तो 19(1) में। ठीक बात है ना। आपको कमेंट सेक्शन में मैंने कहा था लिखना है मौलिक अधिकार का उल्लेख
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किस भाग में किया गया है, और हाँ, मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया है, ये आपको लिखना है कमेंट से, यानी वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक बात है ना, लिखिए भाई, इसको नोट कर लीजिए। चलिए चलिए साथियों, तो ये हम लोग जो स्टार्ट किए करंट अफेयर का सेशन, साथियों फिर से आपको बता दूं, अगर आप, मैंने कहा ये सेशन तो आपको हर दिन 6 बजे प्रोवाइड हो जाएगा, सुबह 6 बजे आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। मैंने कहा बेसिक यात्रा है अभी कुछ दिनों की, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, जैसे 10-15 दिन बीतता है वैसे चीज़ें आपकी और डेवलप होती जाएंगी, आपके नॉलेज में भी सुधार होता जाएगा और ज़्यादा। साथियों, यहाँ हम अगले करंट अफेयर की अगर आप बात करें, मैंने कहा आप किसी परीक्षा की तैयारी, अगर आप यूपीपी के हैं तब भी आपके लिए ज़रूरी है, यानी आप सेना की तैयारी करते हैं तब भी आपके लिए ज़रूरी है, चाहे आप शिक्षक की तैयारी करते हैं और करंट पूछा जाता है तो वहाँ के लिए भी ज़रूरी है, आप प्रवेश परीक्षा किसी के लिए तैयारी करते हैं, कोई सी भी प्रवेश परीक्षा आप करना चाहते हैं तैयारी, तो वहाँ अगर करंट पूछा जाता है तो वहाँ भी, मैंने कहा आयोग के एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है। यानी कहने का अर्थ यह है, जहाँ पर भी आपको करंट अफेयर पूछा जाता है ये हर जगह के लिए ज़रूरी है। और मैंने कहा साथियों, आपके लिए मैं शुरू कर रहा हूँ, ये बेसिक से हम लोग एकदम स्टार्ट करेंगे, ये एकदम शून्य से शिखर तक की हम लोग बात करने का काम करेंगे। ठीक बात है ना। अच्छा चलिए स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों। लगातार मेरे साथ बने रहिए। तो इसके साथ में तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था, यहाँ लिख दें आपके सामने हम, नाम है कृष्णा स्वामीनाथन का। एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। ध्यान करिए और सोचिए जरा किस चीज़ के हैं, अगर आप लोग पढ़े होंगे इसके पहले समाचार पत्र, अगर मान लीजिए कल का। यहाँ देखिए साथियों यहाँ कृष्णा स्वामीनाथन के विषय में अगर आप बात करेंगे तो ये कृष्णा स्वामीनाथन नाम के व्यक्ति जो हैं, अभी हाल ही में इनको वाइस एडमिरल बना दिया गया है। यानी कि अब वाइस एडमिरल, कल वाले क्वेश्चन को आप तुरंत याद कर लीजिए, इससे सबको याद भी आ गया होगा। वाइस एडमिरल जो होते हैं ये बनते हैं भारत के जो है नौसेना के, यानी भारत की जो नौसेना होती है उसके, यानी जो उसका सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे एडमिरल कहा जाता है, उसके नीचे वाला यानी जो सेकंड पायदान होता है उसको कहा जाता है वाइस एडमिरल, और उन्हीं का नाम आ गया कृष्णा स्वामीनाथन। ये आपका जो आने वाला एग्जाम है, चाहे पुलिस का हो गया, चाहे एसएससी का हो गया, एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, या कोई और सा एग्जाम, पीसीएस आरओ का एग्जाम, आपको वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी बात, मैंने कहा इसके साथ अगर मैं रिवीजन कराऊं आपको, तो याद करिए कल वाले सेशन में हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जैसे बात करें भारतीय नौसेना की, तो याद करिए भारत में सेनाएं अगर बात करें तो भारतीय सेना की 3 शाखाएं। अगर बात करें भारतीय नौसेना की, तो 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसके संबंध में, जबकि भारत में 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीयकृत हो रही है, यानी आप कहेंगे यही स्थापना, जबकि इसका स्थापना दिवस साथियों 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक बात है। अच्छा बात करें और इसके विषय में, तो एक ध्येय वाक्य जिसका नाम है शम नो वरुणा। मैं फिर कह रहा हूं, करंट आपको तभी तैयार होगा जब आप करंट अफेयर को लिखते रहेंगे। बार बार एक कतई मत सोचिएगा कि आप एक बार लिख लिए वही चीज़ बार बार नहीं, आप अभ्यास के लिए लिखिए। बार बार लिखेंगे तो आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी, नहीं तो आप जानिएगा एक दिन में कुछ नहीं याद होता है या एक बार में नहीं याद होता है। अच्छा, क्योंकि रोज़ नया नया कंटेंट बढ़ता जाएगा तो पुराना वाला रिवीजन होना चाहिए, और रिवीजन ऐसे ही आप कर पाएंगे, अलग से तो कर नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं शम नो वरुणा, इसका ध्येय वाक्य हो रहा है। यहाँ भारतीय नौसेना के विषय में आपने कल पढ़ा एडमिरल का नाम, और ये व्यक्ति हुए, इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। याद है, दिनेश कुमार त्रिपाठी एडमिरल, और ये हो रहे हैं वाइस एडमिरल। यहाँ इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन याद करिएगा, 26वां क्रम, यानी 26वें क्रम के एडमिरल बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। इन्होंने स्थान किसका लिया, तो इनका नाम, इन्होंने स्थान लिया आर हरि कुमार का स्थान लिया, किसने, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब सुनिए साथियों, ये क्वेश्चन आपका करंट के दृष्टिकोण से, यहाँ 2 क्वेश्चन। पहला करंट हो गया कृष्णा स्वामीनाथन, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, किसके, नौसेना के। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये भी पूछ सकता है आपसे कि हाल ही में दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का नया प्रमुख बनाया गया, एडमिरल बनाया गया, और किस क्रम का। तो ऑप्शन में 25, 26, 24 या 13 आपको दे देगा, तो आप कहिएगा सर 26वें क्रम का। किसका स्थान लिए तो आर हरि कुमार का। ध्यान करें, मैंने कहा आरओ का एग्जाम का पेपर देंगे तो वहाँ आपको, या पीसीएस में, तो वहाँ आपको ऐसे पूछ सकता है, कूट पे दे सकता है कई क्वेश्चन, यानी कई, एक क्वेश्चन में ही कई क्रम नंबर दे देगा आपको ABCD करके, और आपसे कहेगा क्या ये कौन सा क्रम असत्य है, या आप सही मिलान करिए। ठीक बात है ना। तो ये हो गया आपका कृष्णा स्वामीनाथन के भारतीय नौसेना से। ठीक बात है ना, ध्यान कर रहिएगा साथियों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
साथियों, गर्मी का मौसम चल रहा है। आप देखते होंगे तमाम जगह कई बार खेतों में आग लग जाती है। गेहूं के ये तमाम सारे जो फसलें आपके खेतों में तैयार हैं, सूखती हैं तब तक आग लग जाती है, झाड़ियों में आग लग जाती है। इसी तरह से कई बार छप्पर वगैरह में, घर वगैरह में भी आग लग जाती है। तो उससे ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका है आज 4 तारीख से, यानी आज है 4 तारीख। तो 4 तारीख से ही एक क्वेश्चन आपका ऐसे हो सकता है कि साथियों अगर 4 तारीख है तो 4 तारीख को दिवस कौन सा मनाया जाता है। यानी 4 मई की बात करें तो 4 मई को एक दिवस मनाया जा रहा है जिसका नाम है विश्व अग्नि शमन दिवस। यानी आप कहेंगे इसका नाम, तो ये है आपका फायर फाइटर्स डे। तो ये कै तारीख को मनाया जा रहा है साथियों? तो ये मनाया जा रहा है 4 मई को। इसके विषय में अगर बात करें साथियों, तो याद होगा आपके गांव में या हम लोगों के गांव में कई बार या कहीं भी आसपास में आग उग लगती है तो भाई बहनों को देखते होंगे, पापा को देखते होंगे, सब लोग उठा लेते हैं बाल्टी और दौड़ जाते हैं। तो यहाँ देखिए इन्हीं के संबंध में ऐसे है। तो ऐसे इतिहास की घटना हुआ करती थी। ये 2 सितंबर की 1998 की। ऑस्ट्रेलिया एक देश आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया एक प्रकार का देश भी है, महाद्वीप भी, ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत आप जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है यहीं पर झाड़ियों में यहाँ पे आग लग गई। आग लगी जब, तो यहाँ पर ऐसे हुआ 5 ठो यही फायर फाइटर जो थे इनकी मौत हो गई। और इन्हीं की मौत की याद में, यानी ये हो गया कि इसी वजह से कि चूंकि आप देखते होंगे कि आप आग बुझाने जाइए, सोचिए कितनी आग तपती रहती है उसमें। अगर कोई दौड़ के आपको आग बुझा रहा है तो इसका मतलब है कि उनको, अगर उनका कुर्बानी हो रही या उनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ऐसा, यानी उनके लिए सम्मान में कुछ कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। तो ये दिवस स्टार्ट हुआ 1999 में। पहली बार ये दिवस मनाया गया। कौन सा? विश्व अग्निशमन दिवस। ध्यान करिएगा साथियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस वाले से, तो याद करिएगा जिसका नाम है अग्निशमन दिवस। तो ये क्वेश्चन आपको करंट में पूछा जा सकता है कि हाल ही में 4 मई को कौन सा दिवस मनाया गया, तो अग्निशमन। फिर मैं पूछूं अगर आपसे 1 मई को, तो आप बता देंगे श्रमिक दिवस। और 2 महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस। 2 मई को तो आप कहेंगे सर टूना दिवस। 3 मई को कहेंगे तो सर कहेंगे प्रेस स्वतंत्रता दिवस। जबकि 4 मई को अगर आप कहेंगे तो आप कह देंगे सर 4 मई को अग्निशमन दिवस। ये भी आपको तैयार हो गया। सोचिए इतनी देर में आप लगातार कई क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पा गए हैं करंट अफेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लगातार बने रहिए साथियों। ये प्रश्न आपका अगला वाला जुड़ा हुआ है आपका खेल से, यानी आप कहेंगे खेल के विषय में। तो एक खेल होता है जिसका नाम है बैडमिंटन, जानते होंगे आप लोग। बैडमिंटन के विषय में आपस में भी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल बचपन का या इस समय का आप मानते हैं क्रिकेट के बाद में बैडमिंटन का भी नाम आता है। यहाँ देखिए बैडमिंटन से जुड़ी हुई एक प्रतियोगिता है, हाल ही में इसका आयोजन होने वाला है। तो इसका नाम है BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप। यानी आप कहेंगे कि BWF एक प्रकार की संस्था है, यानी बैडमिंटन को रेगुलेट करने वाली वैश्विक स्तर की संस्था है। इसी के द्वारा आयोजित हो रही है, यानी जूनियर स्तर का बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। करेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका आयोजन कहाँ का है। तो इसका आयोजन साथियों ध्यान कर रहेगा, इसका आयोजन भारत में होगा। ध्यान कर रहेगा, भारत में इसका आयोजन होगा नेक्स्ट ईयर, यानी भारत में इसका आयोजन होगा 2025 में। यहाँ इसके बाद में साथियों बात करें अगर इस यहीं पे कुछ बातें, जैसे बैडमिंटन से जोड़ करके अगर बात करें तो यहाँ BWF के विषय में जोड़ लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन स्टैटिक में बहुत पूछा जाता है। इसको कहते हैं वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, यानी इसी को BWF उल्टेम करके लिख देते हैं। तो ध्यान कर रहिएगा, इसकी स्थापना 1934 में। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डायरेक्ट कि विश्व बैडमिंटन संघ जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो ध्यान कर रहिएगा, इसका मुख्यालय है ये है कुआलालंपुर। याद करे रहिएगा, कुआलालंपुर जगह एक मलेशिया देश आप पाएंगे एशिया महाद्वीप में ही, मलेशिया। यही मलेशिया जो है यहीं की राजधानी कुआलालंपुर है, वहीं पर इसका मुख्यालय है। एक व्यक्ति इसके अध्यक्ष हैं जिनका नाम है वर्तमान समय में, एक व्यक्ति इनका नाम है पॉल एरिक हेयर। अब राइटिंग आप लोग अच्छी पाना स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो पॉल एरिक हेयर लार्सन वर्तमान समय में इसके
प्रमुख हैं या अध्यक्ष हैं किसके? BWF के, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के। साथियों यहाँ बात करें, अगर आपने कहा ये भारत में आयोजित होने वाला है तो भारत में कहाँ आयोजित होगा, तो भारत की एक जगह है जिसका नाम है गुवाहाटी। भारत की जो जगह गुवाहाटी है, गुवाहाटी के विषय में आप लोग जानते हैं साथियों, यहाँ पर भारतीय सुअर अनुसंधान संस्थान स्थित है। सुअर अनुसंधान संस्थान, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन यानी अनुसंधान स्थान क्षेत्रों से जब पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा रिसर्च सेंटर या अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय सुअर अनुसंधान संस्थान ये गुवाहाटी में स्थित है, तो गुवाहाटी में ही इसका आयोजन होगा। यहाँ अगर गुवाहाटी की बात करें साथियों, तो ये असम राज्य जानते हैं आप लोग, तो असम का ही जगह है, लेकिन यहाँ की राजधानी नहीं है। असम की जो राजधानी है साथियों वो है दिसपुर। मैंने कहा ये जितनी बातें हम कर रहे हैं ये सारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ। तो कतई आप ये मत सोचिएगा आपको पता है, जाहिर सी बात है आपको पता है तो इसका मतलब ये बेसिक है, आपको नहीं पता है इसका मतलब अपर है, ठीक बात है ना। चलिए, तो ये असम हो गया आपका, दिसपुर राजधानी है। असम के वर्तमान समय में सीएम जो है इनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, जबकि यहाँ के जो गवर्नर हैं इनका नाम है गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब चंद कटारिया, ध्यान करे रहिएगा साथियों। तो ये हो गया आपका असम से। और कुछ बातें करें, जैसे असम की जो जगह है ये गुवाहाटी, यही गुवाहाटी में यहाँ का हाई कोर्ट स्थित है, किसका? असम का। तो असम का जो हाई कोर्ट हो रहा है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नाम से ही है, जबकि गुवाहाटी ये असम का ही उच्च न्यायालय नहीं है, साथ ही साथ ये कुछ न्यायिक क्षेत्र है, जैसे ये आपका अरुणाचल प्रदेश का भी मिलेगा, असम का तो मिला ही, साथ ही साथ यहाँ पर मिजोरम का, और दूसरा है आपका नागालैंड। अब आपसे मैंने कहा कल भी एक नाम मैंने बताया था, वैसे आज आपसे पूछ लेते, बताइए, पूछ लिया जाए कह दे कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायिक क्षेत्र आता है किसका किसका? ऑप्शन में दे मिजोरम का, नागालैंड का, मणिपुर का, और अंत में दे दे आपको एक कोई नाम, अंत में दे दे आपको असम का। तो पूछ ले कहाँ पर नहीं, यानी कौन सा न्यायिक क्षेत्र नहीं आता है, तो आप कहेंगे सर मणिपुर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये चार्ट हो तो आपके आते हैं, ध्यान करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ऐसे ही जैसे कि कल वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए कल वाले मैंने आपको बताया था मुंबई के विषय में, ये मुंबई हाई कोर्ट जो है, मैंने कहा था, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए, तुरंत लाइव में लिखिए, मुंबई हाई कोर्ट जो है आपका, ये मुंबई के साथ साथ में आप जानते हैं गोवा का, और गोवा के साथ साथ में मैंने कहा दादरा नागर हवेली और दमन व दीप, यानी ये इतनी जगहों का क्या करता है, न्यायिक क्षेत्र इसी मुंबई वाले के अंतर्गत आता है। तो आप सोचिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपको पता था? अगर नहीं पता था, सोचिए आपको एक नया प्रश्न मिल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल रहा है आपकी परीक्षा के लिए। हो सकता है आ जाता, आपका गलत हो जाता, लेकिन क्या है, अब गलत होने वाला नहीं होगा, लगातार बने रहिएगा, ठीक बात है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो मेरे साथ आप एक बार बोल दीजिए यहाँ, तो BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर? भारत में आयोजित होने वाला है आपकी अगले साल, कहाँ पर? गुवाहाटी में। यहाँ बात करें इसके विषय में, तो गुवाहाटी केंद्रीय सुअर अनुसंधान संस्थान भी स्थित है, गुवाहाटी में ही यहाँ असम का उच्च न्यायालय स्थित है, और गुवाहाटी 4 जगहों का, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, चारों का न्यायिक क्षेत्र देखता है। असम की बात करें तो दिसपुर राजधानी, हेमंत बिस्वा शर्मा और गुलाब चंद कटारिया यहाँ के क्या हो रहे हैं? राज्यपाल। साथियों एक क्वेश्चन और याद आ गया यहीं पर, असम की बात जब गुवाहाटी करते हैं तो यहीं एक व्यक्ति जिनका नाम था गोपीनाथ बारदोई, गोपीनाथ बारदोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से ये आपका चर्चित है गुवाहाटी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि नया नाम रखा गया है, तो ध्यान करे रहिएगा। यहाँ मैंने कहा BWF के विषय में 1934 कुआलालंपुर मलेशिया और पॉल एरिखेल लार्सन, ये क्वेश्चन साथियों चाहे मैंने कहा किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हाँ ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको ये लगता है करंट हमसे नहीं होगा। करंट अफेयर आपसे होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ मैं बेसिक स्तर से बात कर रहा हूँ। इस पे देखने की विशेषता क्या है? इस पे देखने की विशेषता है क्योंकि यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं 1 मई से, और हम लोग एकदम शून्य से शिखर पे काम करेंगे। और कहीं वाले में रहता है, और किसी चैनल पे या किसी टीचर्स में रहता है, तो उसमें रहता है उसका एक क्रम चल रहा है, एक क्रम चल रहा है, तब आप उसमें जुड़ें। लेकिन यहाँ क्रम चल नहीं रहा है, यहाँ अभी शुरू हो ही रहा है। तो एकदम जैसे होता नहीं है नए बैच स्टार्ट होना, और एक होता है रनिंग बैच में आप जाके प्रवेश। सोचिए आप ऑफलाइन कोचिंग के विद्यार्थी होंगे या ऑनलाइन के, कि आप ऐसी कोचिंग में एडमिशन लीजिए जहाँ कोई बैच में एडमिशन लीजिए जो बैच आपका 1 महीना पुराना हो या 1 साल पुराना हो, और एक ऐसी कोचिंग में आप काम करिए जहाँ नया बैच ही स्टार्ट हुआ हो। तो आप सोचिए कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, जो आपको लगता हो वैसे आप करिए। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। चलिए,
चलिए साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखे होंगे, पिछले दिन आपने देखा होगा, पिछले दिन का समाचार पत्र या न्यूज में आपको देखा होगा। एक जीव है, हिरण के जैसा एक जीव है जिसका नाम है नीलगिरी तहर करके है। कहने का अर्थ ये है, हिरण की जैसी संरचना वाला एक जीव है। अब क्योंकि भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान या कह सकते हैं भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी दक्षिण भारत में, वहीं पर पाया जाने वाला ये जीव है, जानवर है, इसका नाम है नीलगिरी नीलगिरी तहर। अब ये देखिए, बड़ा आप कहेंगे बड़ा सेंसिटिव जीव है, बड़ा इंपॉर्टेंट जीव है वहाँ के लिए, तो इस वजह से इसको बचाने का एक अभियान स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। आपके लिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने इस जीव को बचाने के लिए एक प्रकार का 3 दिवसीय संरक्षण अभियान स्टार्ट किया। तो आपसे पूछा जा सकता है, कई चीज़ें ऑप्शन में दे सकता है, तो आपको अगर ये मिल गया तो आप लगा दीजिएगा, ठीक बात है ना। अब यहाँ बात करते हैं साथियों, यानी इसके संरक्षण का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, संरक्षण के लिए जो एक प्रकार का अभियान किया गया, वो किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राइटिंग में मैं कह रहा हूँ साथियों, बड़ी अच्छी राइटिंग हो सकती है, लेकिन ये होगी कब? 10 दिन के बाद। क्यों? क्योंकि अभी बेसिक है, तो बेसिक में आप कई चीज़ें आपको बतानी रहती है, तो बहुत ज़्यादा सेट करने के चक्कर में बैठेंगे तो हो नहीं पाएगा। यहाँ तमिलनाडु हो गया आपका, तो इसके द्वारा तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ कुछ बातें, जैसे अगर हम यहाँ बात करें साथियों नीलगिरी तहर की, तो ये तमिलनाडु सरकार में, जबकि अगर साथियों यहाँ केवल अगर हम नीलगिरी की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। पेट के एग्जाम में भी हाल ही में पूछ लिया गया था एक क्वेश्चन नीलगिरी के विषय में, जबकि और भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नीलगिरी जो है आपका, ये एक प्रकार का राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं, नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ इसका फैलाव जो है ऐसा नहीं है कि केवल तमिलनाडु में है, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? तो ये केरल में, केरल के साथ साथ में कर्नाटक में, और कर्नाटक के साथ में तमिलनाडु में, ये 3 राज्यों में इसका विस्तार है। किसका? नीलगिरी का। वर्ष 1986 जब हुआ था, 1986, तब ये भारत का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित हुआ था ये। और ये जानिएगा साथियों, सबसे पुराना और साथ ही साथ में पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का हुआ। यानी 1986 में जब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने स्टार्ट हुए, तो सबसे पहला वाला नीलगिरी ही था। तो ध्यान करे रहिएगा, नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ की एक चोटी है जिसका नाम है डोडा बेट्टा, ये नीलगिरी की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो ध्यान करे रहिएगा, और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वर्तमान समय में इसकी ऊंचाई कितनी है, किसकी? डोडा बेट्टा की, ठीक बात ना। तो ये आप देख रहे हैं। अब देखिए, ये जो अभियान साथियों चलाया जा रहा है नीलगिरी के संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा, इसमें कुछ लोग शामिल हो रहे हैं। जैसे भाई जाहिर सी बात है, अगर ये कोई जीव है तो इसका मतलब इसका लोग शिकार भी करेंगे, या किसी और वजह से भी ये मर सकता है। यानी चाहे अवैध शिकार हो, चाहे किसी वजह से इनकी संख्या में कमी हो। संख्या में कमी कई तरीके से हो सकती है, तो इसी वजह से स्टार्ट करा। तो इसके लिए आप कहेंगे पर्यावरण के संबंध में 2-3 संस्थाएं हैं। जैसे एक संस्था हो जाएगी WWF, याद है आपको। एक हो गई आपकी IU एक हो गई IUCN साथियों। और इसी के साथ एक संस्था और जिसका नाम है WII यानी भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान हो गया। तो ये वन्य जीव संरक्षण संस्थान, ये 2-3 संस्थान ऐसे हैं जो अपना अपना रोल ले रहे हैं। यहाँ साथियों कई बार यहाँ से पूछ लिया जाता है WWF से, यानी इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तैयार करे रहिएगा। इसका मुख्यालय पूछा गया है कई बार एग्जाम में, जो कि कहाँ पर है? ग्लैंड आप लोग जानते हैं स्विट्जरलैंड की जगह है वहीं पर इसका पूछ लेता है मुख्यालय, स्विट्जरलैंड। और इसी के साथ में ये है आपका इंटरनेशनल, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मैंने कहा साथियों, आवाज़ मेरी सुनते रहिएगा। मैंने क्या कहा? नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा।
मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे। साथियों, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आपसे कि सुनते रहेंगे तो आपको चीज़ें, यानी IUCN का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया, हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जबकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये ग्लैंड में इसका भी मुख्यालय है और ग्लैंड स्विट्जरलैंड में भी IUCN का मुख्यालय भी है। ठीक बात ना। जबकि इसकी बात करें तो ये भारतीय वन्य जीव संस्थान है, जिसका मुख्यालय साथियों है, ये है देहरादून में। आपको याद है देहरादून जगह कहाँ की है? तो देहरादून अपने उत्तराखंड की जगह है, याद है आपको? उत्तराखंड भारत से, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ राज्य सन 2000 में। तो ये आपका स्थापना। तो आपसे साथियों इस क्वेश्चन से मैं जोड़ के पूछूं, पहला करंट में क्वेश्चन क्या हो गया? हाल ही में नीलगिरी तहर के लिए संरक्षण के लिए जो अभियान स्टार्ट किया था किसने? तो तमिलनाडु सरकार ने। एक क्वेश्चन ये हो गया करंट का। दूसरा आपसे पूछ ले यहाँ पर नीलगिरी के विषय में, तो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? 1986 में। कितने राज्यों में विस्तार? तो 3, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। मैंने कहा साथियों ये टिपिकल क्वेश्चन है, देखने में लगता है बड़ा सरल है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो चूंकि मैप जिसके ध्यान में नहीं रहता है उसके लिए गड़बड़ हो जाता है। यहाँ तीसरी बात, यहाँ ये जो तीनों संस्थाएं दी गई हैं भारत के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया, भारतीय वन्यजीव संस्थान, साथ ही साथ WWF तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और IUCN आप जब पढ़ते हैं किसके विषय में? जब आप पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ते हैं और जानते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं अब परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो ये आपका जरूरी हो गया, चाहे इसका फुल फॉर्म हो गया और चाहे इसका मुख्यालय हो गया। ध्यान करे रहिएगा, तीनों का मुख्यालय। ठीक बात। तो ये क्वेश्चन हो गया साथियों। इसके लिए सेशन बड़ा लंबा हो रहा है, तो इसके आगे का सेशन अगले दिन होगा। हाँ ये है साथियों, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स बनाने से लाभ ये होगा, कल वाला सेशन जब आने वाला आपका अगला दिन होगा तो उस दिन आपके लिए पूछने का काम किया जाएगा, यानी कि आपको कितना चीज़ें तैयार हैं ये भी पूछा जाएगा। हाँ किस माध्यम से? मैंने कहा साथियों अपने चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसके लिंक से जुड़ जाइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। उससे जुड़ करके उसी पर आपसे क्विज भी कराई जाएगी, उसी पर आपको प्रश्नोत्तरी भी होगी, चाहे ओरल हो गई चाहे आपकी रिटर्न तरीके से होगी ऑप्टिकल टाइप की। तो 8957866531, यही अपना कांटेक्ट नंबर है, ये आप इसके माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हाँ मैंने कहा साथियों अगले दिन जब मिलिएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान होने चाहिए, इससे जुड़े हुए जो स्टैटिक है आपको ध्यान में होने चाहिए। मैंने कहा बूंद बूंद से सागर बनता, बनता सागर से मोती। अगर आपको अपना करंट अफेयर तैयार करना है, परीक्षा के लिए मजबूती बनानी है, तो आज से मेरे साथ जुड़िए। और हाँ अपने सभी साथियों को, पुराने जो भी आपके साथी हैं उनको भी बुलाइए, उनको भी बताइए कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप भी आइए, सब लोग मिल के पढ़ा जाएगा। बाकी आज आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लास्ट में कह रहा हूँ, अपने आप से कहिए कि वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।